लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसी सीरीज को आगे काउंट करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। टेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारी जो बेसिकली 4 टाइप्स की टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। इसमें सबसे पहले है टेस्टिंग सूट डिज़ाइन, दूसरा है आपका रनिंग टेस्ट केसेस, तीसरा है डिबगिंग फॉर ईच फेलियर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रीवियस एक्टिविटीज, एंड द फोर्थ वन इज एरर करेक्शंस। एक बार जरा सभी लोग इसको रीड करिए, तब तक और स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जल्दी से पढ़िए टेस्टिंग सूट डिज़ाइन और रनिंग टेस्ट केसेस के बारे में फटाफट। सबसे पहले है आपका टेस्ट सूट डिज़ाइन। टेस्ट सूट डिज़ाइन का मतलब होता है कि जहाँ पर जो भी आपके प्रोग्रामर्स होते हैं बेसिकली टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जो टेस्ट केसेस डिज़ाइन करे जाते हैं डिफरेंट प्रोग्रामर के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट सूट डिज़ाइन। ठीक है, इस डिज़ाइन टेक्निक्स के थ्रू हम लोग ये जो भी आपका मॉड्यूल होता है या मॉड्यूल की जो भी फंक्शनैलिटी होती है उसको प्रॉपरली चेक कर पाते हैं। ओके, सेकेंड वन है आपका रनिंग टेस्ट केसेस। यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपके जो भी रिजल्ट्स आए हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ द मॉड्यूल फंक्शनैलिटी, उससे जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। अगर जो रिजल्ट है वो हमारा मिसमैच करता है हमारे एक्चुअल रिजल्ट से और एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, तो कहीं ना कहीं एक फेलियर जनरेट होता है और उस फेलियर को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है रनिंग टेस्ट केसेस। ठीक है, तीसरा है हमारा डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारी प्रीवियस एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है या प्रीवियस मॉड्यूल परफॉर्म हो चुके हैं, उन मॉड्यूल्स को प्रॉपरली एनालिसिस करना, डिबग करना। ठीक है, कह रहा है कि डिबगिंग फॉर ईच failure observed during the previous activity and it is carrying out to identify the statement that are in इनकी वजह से हमारे सिस्टम में एरर्स जनरेट हो रहे हैं, उन एरर्स को फाइंड आउट करना, ये हमारी जो है एक्टिविटी पार्ट है। ठीक है, चौथा है हमारा एरर करेक्शंस। एरर करेक्शंस का मतलब कि जो भी प्रीवियस एक्टिविटीज अभी हमने एनालिसिस करी है यूजिंग डिबगिंग फेजेस, उन प्रीवियस एक्टिविटीज में जो भी एरर्स आई हैं उनको वन बाय वन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द एरर करेक्शंस। सभी को समझ में आया ना बेटा? सभी को समझ में आ रहा है? ओके, आप ये कह रहे हैं कि हम जो टेस्ट केसेस करते हैं उन टेस्ट केसेस को डिजाइन क्यों किया जाता है? कह रहा है कि व्हाई डिजाइन द टेस्ट केसेस। बेसिकली रीजन क्या होता है टेस्ट केसेस को डिजाइन करने का? जब भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पर कुछ एरर्स ऐसी रह जाती हैं जो प्रोग्रामर के द्वारा हैंडल नहीं करी जाती हैं। उन एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग टेस्ट केसेस बनाते हैं और उन टेस्ट केसेस की हेल्प से उन एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है और उसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, कह रहा है, देखिए लिख रहा है
कि डिजाइन द टेस्ट केसेस या टेस्ट सूट, जो कि प्रोग्रामर के द्वारा बनाया। टेस्ट सूट का मतलब प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया टेस्ट केस, ठीक है। जो भी सूट बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, उसके थ्रू हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर हम उसमें जो भी एरर्स आती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको चेक, उसके थ्रू रिजल्ट्स को चेक करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था रनिंग टेस्ट केसेस में कि अगर हमारा एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों ही सेम होते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर अलग अलग है तो हम दोबारा से टेस्ट करके उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। और एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं और उसकी एक जो फेलियर लिस्ट है जिसकी वजह से एरर्स आ रही है उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। फाइन। अगला है हमारा टेस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होता है। बेसिकली हमारे पास में दो क्राइटेरिया है। पहला है रिलायबिलिटी और दूसरा है हमारा वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर जितने भी टेस्ट केसेस हैं, जितने भी सेट्स बने हुए हैं ऑल टेस्ट केसेस के, वो रिलायबल हों और सारे ही सेम टाइप्स की एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए बनाए गए। ध्यान से सुन लीजिए, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हम लोगों ने टेस्ट केसेस बनाए हैं वो टेस्ट केसेस रिलायबल हों, ठीक है, और सभी एक ही तरीके की एरर्स को फाइंड आउट करें। वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा क्राइटेरिया जहां पर हम लोग टेस्ट केसेस जो हमने बनाए हैं उनमें से कुछ केस उस क्राइटेरिया को फॉलो अप करें और जो भी एरर्स हों उनको रिवील करें, और बाकी के जो टेस्ट केसेस होते हैं वो अदर टाइप्स की एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए बनाए जाते हैं। बात समझ में आई कि कौन कौन से दो फंडामेंटल क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर हम लोग टेस्ट करते हैं। आए नहीं? यस सर। ओके, बाकी लोग आंसर करते रहिए भाई, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं। मेरे पास लैपटॉप नहीं है इसकी वजह थोड़ा सा इशू हो रहा है, बारिश की वजह से लैपटॉप कैरी करना डिफिकल्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो बेसिक अप्रोचेस दी गई हैं जिनकी बेसिस पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। एक होता है आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और दूसरा होता है आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको रीड करिए कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है और फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सभी लोग रीड करें। एक बार जल्दी से इसको रीड करिए बेटा। ये काफी स्टूडेंट्स आज लेट से ज्वाइन हो रहे हैं। आदर्श, आदित्य, क्यों भाई इतने लेट से क्यों ज्वाइन हो रहे हो आज? अभिषेक, आदर्श, आदित्य, आकाश, व्हाई आर यू लेट इन द क्लास? टाइम से आइए बेटा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अलाउड नहीं करेंगे। जल्दी से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को पढ़िए सभी लोग। देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो बनाई गई है वो हमारी स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट कंसीडर्ड। बेसिकली वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि हम मॉड्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, हम लोग उसके स्पेसिफिकेशंस और उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग जो इंटरनल फंक्शनलिटी है उसको भी कंसीडर नहीं करते, ठीक है। कह रहा है कि द टेस्टर ओनली नो द इनपुट्स कैन बी गिवन टू द सिस्टम एंड व्हाट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम शुड बी। यहाँ पर बेसिकली हम लोग फोकस इस चीज पर करते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या इनपुट दिया गया है और क्या आउटपुट दिया गया है, ठीक है। उसके बेसिस पर हम लोग टेस्ट केसेस को कंसीडर करते हैं। कह रहा है कि
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फंक्शनल और बिहेवियर टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है, पेपर में आपको पूछी जाती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपकी फंक्शनल और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, ये स्ट्रक्चर्ड बेस्ड टेस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। इसको हम लोग बिहेवियर टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं या फिर फंक्शनल टेस्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। कि द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द टेस्ट केस इन फंक्शनल टेस्टिंग इज द रिक्वायरमेंट और द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि जो भी इसका बिहेवियर है उसको हम लोग उसके रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस के आधार पर टेस्ट करते हैं, और उसके जो रिजल्ट है और हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है दोनों को मैच कराया जाता है। अगर दोनों मैच करते हैं तो हमारा जो टेस्ट केसेस होता है वो सक्सेसफुल होता है। अगर दोनों मैच नहीं करते हैं तो वो हमारा मिस मैच होता है। बात समझ में आई? आया ना? समझ में आ रहा है सेक्शन? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो मेन अप्रोचेस हैं जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में यूज करी जाती हैं, वो पहली है आपकी इक्विवेलेंस क्लास पार्सनिंग, सेकेंड है आपकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बेस्ड टेस्टिंग, तीसरी है कॉज इफेक्ट ग्राफिंग, और चौथी है आपकी पेयर वाइज टेस्टिंग, पांचवी है आपकी स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। जल्दी से एक बार जरा इसको रीड करिए। इक्विवेलेंस क्लास पार्सनिंग, फटाफट रीड करिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इक्विवेलेंस क्लास पार्सनिंग जो टेक्निक है, यहाँ पर हम इक्विवेलेंस क्लास को मेंशन करते हैं, यानी कि जो दो मॉड्यूल्स हैं दोनों की फंक्शनैलिटी सेम होना चाहिए, ठीक है, और दोनों का जो कोड है वो सेम होना चाहिए, ठीक। वहां पर इक्विवेलेंस क्लास पार्सनिंग यूज करी जाती है। ये आपके टेस्टिंग का एक प्रोसीजर है जहाँ पर दोनों ही मॉड्यूल सेम कैटेगरी के होने चाहिए और दोनों की जो फंक्शनैलिटी है वो सेम होनी चाहिए। ऐसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास पार्सनिंग टेक्निक, ठीक है। सेकेंड है आपकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बेस्ड टेस्टिंग। यहाँ पर हम लोग डिजाइन जो टेस्ट केसेस हैं उनको डिजाइन करते हैं और वहां पर हम कुछ ग्लोबल वैल्यूज के थ्रू उसको एनालिसिस करते हैं कि उनका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो फंक्शंस बनाएं अलग अलग, तो वहां पर हम कुछ रेंडमली वैल्यूज को डालकर उनके आउटपुट को चेक करते हैं, फाइन। तो ऐसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री वैल्यूज एनालिसिस बेस्ड टेस्ट। क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ है ना? यस सर। तीसरा है हमारा कॉज इफेक्ट ग्राफिंग। कॉज इफेक्ट ग्राफिंग और पेयर वाइज टेस्टिंग को जल्दी से एक बार रीड करिए। कॉज इफेक्ट ग्राफिंग का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हेल्प करती है कि हम किस कॉम्बिनेशंस को सेलेक्ट करें, ठीक है। कह रहा है कि इट इज अ टेक्निक दैट हेल्प इन सेलेक्टिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। अगर हमारे पास में मल्टीपल इनपुट्स हैं
तो हम उनमें से कौन सा इनपुट सेलेक्ट करें, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक। ये आपकी टेस्टिंग का एक प्रोसीजर है और जो भी इनपुट कंडीशन सेलेक्ट करी जाती है वो सारी ही आपकी एक सिस्टमैटिक वे में सेलेक्ट करी जाती है, राइट। कह रहा है कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस डज नॉट बिकम्स लार्ज। हम इस चीज का ध्यान रखते हैं जब हम लोग सेलेक्ट करें तो जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए टेस्ट केसेस का। ओके, पेयर वाइज टेस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग हर एक पेयर्स को प्रॉपरली एक्सिक्यूट कराते हैं, ठीक। और जो एग्जीक्यूशन होता है वो प्रोग्रामर्स के ऑब्जर्वेशंस में होता है, ठीक। तीसरा नेक्स्ट और लास्ट है आपकी स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। द स्टेट represent the overall impact of the all past input on the system। जो भी आपके इनपुट हम लोगों ने पहले से दे रखे हैं उन इनपुट्स के आधार पर हमारा क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है या फिर हमारा क्या एक्चुअल रिजल्ट आया है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रैंडमली नंबर्स को नहीं डालते हैं, उसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं पास्ट इनपुट जो भी हम लोगों ने दिए हुए हैं उसको एनालिसिस करते हैं और उसके रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है या फिर इक्वल। फाइन, समझ में आ गया सभी को? बेटा सभी लोग मैसेज करो जल्दी से, जिसको जिसको समझ में आया। मैं आंसर देख रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स का, यहाँ पर किसी का आंसर नहीं आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का ये आंसर आ रहा है। यस, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से मैसेज करो जितने लोग ऐड हो। ओके गुड, चलिए वापस आते हैं अपने स्क्रीन पर। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं, वो यहाँ पर 4 पॉइंट्स में मेंशन किए गए हैं। एक बार जरा इसको रीड कर लीजिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जल्दी से रीड करिए चारों स्टेप्स को बेटा। पहले पॉइंट में कह रहा है कि एग्जामिन द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं टेस्ट केसेस में एग्जामिन करते हैं जो भी हम इनपुट दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंस क्लासेस। हम ये चेक करते हैं कि दोनों मॉड्यूल्स के बीच में फंक्शनैलिटीज सेम है या डिफरेंस है, ओके। और जो भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं जहाँ पर हमारे मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटी सेम है उसके लिए हम लोग टेस्ट केसेस को डिजाइन करते हैं और उसमें से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज के थ्रू उसको एनालिसिस करते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिजाइन द बाउंड्री वैल्यूज फॉर द टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस की भी हम लोग एक बाउंड्री वैल्यूज डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा लिमिट 0 से 5, तो हमने एक बाउंड्री वैल्यू दे दी कि स्टार्टिंग 0 से होगी और 5 नंबर्स तक ही वो काउंट करे। तो ऐसे ही हर एक टेस्ट केसेस की एक बाउंड्री वैल्यूज होती हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सर मैं आज सभी को बेटा समझ में आया सभी को? आया ना? यस सर। ओके, आगे है हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जल्दी से इसको पढ़िए और फिर डिस्कस करते हैं। और मुझे ये बताइए कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? अंकित जल्दी से पढ़ के बताओगे, ओके।
सभी लोग पढ़ेंगे. नो वन कैन लेफ्ट द क्लास. जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो प्रॉपर क्लास है वो अटेंड करें और कोई भी क्लास को लेफ्ट ना करे, इस चीज का ध्यान रखिए. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जल्दी से पढ़िए. शिवम भैया बुला रहे हैं. क्या कौन? सुनो ना. जाएगा तो बुला रहे हैं. बोला ना. यस, कोई बताएगा कि ब्लैक बॉक्स में और व्हाइट बॉक्स में क्या डिफरेंस है? एनीवन? आकाश, आदर्श, अभिषेक, अनिकेत, साहू. कोई नहीं बताएगा? कितने स्टूडेंट्स हैं? सभी को स्क्रीन विजुअल हो रही थी ना? श्याम जी जल्दी से बताओ भाई, क्या डिफरेंस है? श्याम जी लेफ्ट कर गए. अंकित, आवाज आ रही है? आदर्श तिवारी, आर यू देयर? आदर्श तिवारी, आदर्श, आर यू देयर? जल्दी से बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से, जल्दी से पढ़ के बताओ मुझे. ठंडी लगा थी हम ना. तुम चले जाओ भाभी का मन. देखिए मैं बता देता हूँ, जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो आपकी स्ट्रक्चर्ड बेस्ड टेस्टिंग है. पहले वाले में हमने बताया था कि जो आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थी वहां पर हम लोग रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस के आधार पर टेस्ट केसेस को परफॉर्म करते थे. लेकिन यहाँ पर जो टेस्टिंग होती है वो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड बेस्ड होती है कि जो प्रोग्राम या मॉड्यूल्स या आपके जो यूनिट हैं उन सभी का जो स्ट्रक्चर है उसी के बेसिस पर हम लोग उसको टेस्ट करते हैं. It is concerned with the testing the implementation of a program. यहाँ पर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है. The intent of this testing is to exercise the different programming structure. ठीक है, अभी बात यहाँ पर स्ट्रक्चर की, यानी कि हम लोग जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी मॉड्यूल्स का, तो जो हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो प्रॉपर्ली इसी के ऊपर फोकस करती है कि हम किसी भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए. राइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चर टेस्टिंग. इसको हम लोग स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं. कह रहा है कि टू टेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम, स्ट्रक्चर टेस्टिंग एम्स टू अचीव द टेस्ट केसेस that will force to desire to cover all different structures. सभी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग यहाँ पर कवर अप करते हैं. किसी भी स्ट्रक्चर टेस्टिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में उसके फॉर्मल और प्रीसियस होने के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल है, यूजर उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, और कितना ज़्यादा वो प्रीसियस है. ओके. अब आती है कि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो होती हैं, ठीक है, उसको फॉल्ट बेस्ड बनाने के लिए, राइट, या फॉल्ट उससे रिड्यूस करने के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्टिंग के क्राइटेरिया को या स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं. यहाँ पर देखिए पहला दिया है कि फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग स्ट्रेटजी टारगेट टू डिटेक्ट द सर्टेन टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स. बेसिकली जो फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग होती है उसका काम क्या होता है कि जो भी फॉल्ट या एरर्स या बग्स आपके मॉड्यूल्स में या आपके प्रोग्राम्स में आ रहे हैं उन एरर्स को डिटेक्ट करना, ठीक है, और उन एरर्स को जल्द से जल्द रिड्यूस करना, ठीक है,
these faults that a test strategy focus on constitute the fault model of the strategy, right? इसी को हम लोग म्यूटेशन टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं. फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज अ म्यूटेशन बेस्ड टेस्टिंग. क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? राइट. दूसरा है हमारा कवरेज बेस्ड टेस्टिंग. कह रहा है कि कवरेज बेस्ड टेस्टिंग स्ट्रेटजीज अटेम्प्ट्स टू एक्सिक्यूट और कवर द सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम. जो कवरेज बेस्ड टेस्टिंग है वो बेसिकली उसका काम क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके प्रोग्राम में या आपके मॉड्यूल्स में उनको कवर करके उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कराना. इसीलिए इसका नाम है कवरेज बेस्ड टेस्टिंग, यानी कि सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली कवर करना और इसको एग्जीक्यूट कराना. करेक्ट? समझ में आ गया सभी को? आया ना बेटा? समझ में आया? आ गया सर. यहाँ पर देखिए मैंने एक फिगर के थ्रू व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के एलिमेंट्स को डिफाइन किया हुआ है. एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको जरा जल्दी से. पेपर में ये मान के चलिए कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा, चाहे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पूछी जाए या फिर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पूछी जाए. इसलिए ये दोनों टेस्टिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स. अभी फिलहाल ये जो फिगर वाला स्लाइड है इसको जल्दी से पढ़िए. सर थोड़ा डाउन कर दें. ऊपर कर दें या नीचे कर दें? नीचे कर दीजिए सर, ऊपर तो होगा. डन सर. पढ़ लिया? अच्छा भाई, कौन कौन सी 3 अप्रोचेस यूज करी गई हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में? सर कंट्रोल फ्लो बेस्ड टेस्टिंग, डेटा फ्लो बेस्ड टेस्टिंग एंड म्यूटेशन टेस्टिंग. गुड. कंट्रोल फ्लो बेस्ड टेस्टिंग में क्या बताया गया? सर इसमें ये बताया गया कि कोई भी अगर जो हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसको ग्राफ से डिनोट करेंगे, उसमें सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करेंगे, जितने भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम है उसमें एग्जीक्यूट हो रहे हैं. करेक्ट. डेटा फ्लो टेस्टिंग तीनों बता डालो जल्दी से. सर डेटा फ्लो टेस्टिंग में ये बता रहा है कि ये मेथड वो सेलेक्ट करता है, एक टेस्ट पाथ को सेलेक्ट करता है. उसमें ग्राफ था, इसमें पाथ को सेलेक्ट करता है. वही सीक्वेंशियल ऑर्डर इसमें भी रहता है. गुड. एंड सर म्यूटेशन टेस्टिंग में ये बताया गया है कि ये टेक्निक जो होती है ये हेल्प करती है ताकि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फॉल्ट को डिटेक्ट कर सके प्रोग्राम्स में. ओके. देखिए 3 तरीके की अप्रोचेस बताई गई हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको. पहली है कंट्रोल फ्लो, दूसरी है डेटा फ्लो और तीसरी है म्यूटेशन टेस्टिंग. ठीक है. कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में बेसिकली हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं. जैसे ऊपर एक देखिए स्ट्रेटजीज के थ्रू मैंने आपको बताया भी था, ये ग्राफ. ठीक है. ग्राफ के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर्स को और उसके सीक्वेंस को. डेटा फ्लो टेस्टिंग में हम लोग एक पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. मान लीजिए हमने कहा कि हम एक मॉड्यूल के अंदर टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके आधार पर या कोई एक ना
एक लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ से हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करें। ठीक है, बात वही होता है जहाँ पर टेस्टिंग, जिस एरिया से टेस्टिंग हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। तीसरी होती है आपकी म्यूटेशन टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग बेसिकली वो होती है जहाँ पर जिस मॉड्यूल में स्पेशल टाइप्स के एरर आना स्टार्ट हो जाती हैं, उन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग म्यूटेशन टेस्टिंग करते हैं। जिस भी मॉड्यूल में स्पेशल एरर्स आती हैं वहाँ पर सबसे पहले म्यूटेशन टेस्टिंग ही परफॉर्म होती है और उसके बाद ही आपका जो सेकेंड टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो अप किया जाता है। फाइन, समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना? यस सर। Okay. Now we are moving to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो टॉपिक है उसी के बाद का टॉपिक है डिबगिंग। एक बार इसको जल्दी से पढ़िए। डिबगिंग क्या होती है आपको पता है, वैसे तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर डिबगिंग के भी कई सारी अप्रोचेस यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। इसको एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। डिबगिंग क्या होती है? देखिए, डिबगिंग कह रहा है कि आफ्टर अ फेलियर हैज बीन डिटेक्टेड इट इज नेसेसरी टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट आर इन एरर। बेसिकली जब भी हमारा फेलियर होता है तो सबसे पहले हम लोग उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें एरर आ रही है, या उसके स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से एरर आ रही है। ठीक, एंड जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करके या आइडेंटिफाई करके हम उस बग को फिक्स करते हैं। फाइन, डिबगिंग की अप्रोचेस के डिबगिंग की कई सारी अप्रोचेस हैं, जिसमें पहली है आपकी ब्रूट फोर्स मेथड, सेकंड है आपकी बैक ट्रैकिंग मेथड, तीसरा है आपका कॉज एलिमिनेशन मेथड, चौथा है आपका प्रोग्राम स्लाइसिंग। ठीक है, बैक ट्रैकिंग मेथड क्या होता है? जहां पर हम लोग बिगनिंग में ही स्टेटमेंट की जो बिगनिंग होती है वहां से एरर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उस सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से एरर्स आ रही हैं। ठीक है, और इसकी वजह से यानी कि बैक ट्रैकिंग मेथड्स को जब हम लोग यूटिलाइज करते हैं उस टाइम पर हमें कई बार पाथ को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम बैक ट्रैकिंग मेथड्स में ऐसे टेस्ट केसेस को परफॉर्म करते हैं जिससे हमारे नंबर ऑफ जो बैकवर्ड पाथ है वो इंक्रीज ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो इंक्रीज होंगे तो हमारे लिए अनमैनेजेबल होंगे। फाइन, दूसरा है हमारा कॉस्ट एलिमिनेशन मेथड। एक बार इसको जल्दी से रीड करिए, कॉस्ट एलिमिनेशन और प्रोग्राम स्लाइसिंग। तो इसको डिस्कस कर देते हैं। पहला मेथड सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? सेक्शन ई। यस सर।
देखिए कॉस्ट एलिमिनेशन मेथड में आपका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे सिस्टम में कोई भी फेलियर्स होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद में इसको एक जगह प्रॉपर्ली नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। और उन सिम्टम्स के जो रिजल्ट्स होते हैं कि वो सिम्टम्स क्यों अराइज हुए आपके सिस्टम में, या जो भी पॉसिबल कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से वो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, उनको हम लोग प्रॉपर्ली टेस्ट करते हैं और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। राइट, यानी कि फेलियर्स के जो सिम्टम्स होते हैं, पहले वाले में क्या था कि फेलियर्स को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर हम लोग सिम्टम्स को ही फाइंड आउट करें, यानी कि हमारे सिस्टम में फेलियर अकर ही ना हो। अगर अकर होगा तो हमारा बहुत लॉस होगा। तो हम सबसे पहले उसके सिम्टम्स को एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तीसरा है हमारा प्रोग्राम स्लाइसिंग। कह रहा है कि दिस अप्रोच इज सिमिलर टू द बैक ट्रैकिंग मेथड्स। बेसिकली ये हमारी अप्रोच बैक ट्रैकिंग मेथड्स की तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सर्च स्पेस मेथड्स को यूज करते हैं। सर्च स्पेस मेथड क्या करता है, रिड्यूस करता है स्लाइसेस को, स्लाइसेस मतलब पीसेस, छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। और जो भी आपकी सोर्स ऑफ लाइन है वो प्रॉपर स्कैनिंग के थ्रू आपके नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ या नेक्स्ट प्रोसीजर्स की तरफ मूव करती है। बात समझ में आई है ना? यस सर। गुड। यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई हैं डिबगिंग प्रोसेस की। 3 पॉइंट्स में डिबगिंग प्रोसेस की गाइडलाइन है, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। जल्दी से बेटा पढ़िए इसको, पढ़ के बताइए कि इनमें किसी को डाउट तो नहीं है। जल्दी से पढ़ लीजिए। नो सर, नो डाउट। समझ आ रहे हैं सभी को डिबगिंग प्रोसेस क्या होता है? यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपका टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान क्या होता है इसको एक बार रीड करिए। स्लाइड को मैंने ऊपर कर दिया है आपको। टेस्ट प्लान के बारे में जल्दी से पढ़िए। यहाँ पर आपके जो इनपुट हैं, जब भी हम लोग टेस्ट प्लान को हैं तो यहाँ पर 3 तरीके के इनपुट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला है आपका प्रोजेक्ट प्लान, दूसरा है आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन और तीसरा है आपका सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तीनों ही आप अच्छे से पढ़ चुके हो। प्रोजेक्ट प्लान के बारे में मैंने नीचे लिख दिया है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तो वही होती है जो क्लाइंट से दी गई रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, इसको हम लोग SRS डॉक्यूमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट, जब भी हम लोग SRS के बेसिस पर कोई भी डिजाइन पैटर्न बनाते हैं उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हैं, जिसको हम लोग नाम दिया हुआ है सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है।
जो पहला है आपका प्रोजेक्ट प्लान बेसिकली इसलिए नीडेड होता है कि जो भी हम लोग टेस्टिंग करें, जो भी टेस्टिंग का हम लोग प्लान बनाएं, वो प्रॉपर कंसिस्टेंट होना चाहिए और उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी शेड्यूल हम लोगों ने टेस्ट केसेस का बनाया हुआ है वो प्रॉपरली मैच करना चाहिए ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसीजर्स। प्रोजेक्ट प्लान इज अ नेसेसरी पार्ट फॉर द डिबगिंग प्रोसेस, ठीक, या टेस्टिंग प्रोसीजर्स, डिबगिंग कह लीजिए या टेस्टिंग कह लीजिए। समझ में आई बात? बेटा समझ में आया सभी को? ओके, सो आज के लिए इतना ही रखा जाए क्योंकि काफी स्टूडेंट